इस ये किसने नोट किया है अभी तुरंत? सुधरेंगे नहीं सभी। आर्यन राज ने। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि हमें सपोर्ट अगर मिल रहा है तो सब कोई ट्राई कर रहा है कि हमको पार्टी का नॉमिनेशन मिल जाए, यानी कि पार्टी का टिकटिंग मिल जाए। ठीक। याद है आप लोग को हम स्टोरी बताए थे, जिस स्टोरी में कहे थे कि कहीं कहीं कुछ जगह ऐसे भी होते हैं कि कोई भी पार्टी का मेंबर जो होगा ना वर्क खूब करता है, इसलिए कि जो पॉपुलेशन है, पीपुल है, उनको वो किसी तरीके से खुश कर ले, उनको अपनी तरफ कर ले, और अपने पूरे के पूरे जो भी इनकम वगैरह होता है उसको एक्सपेंड कर देता है, खर्च करता है, और किसी ना किसी पार्टी के जो होंगे वो लॉयल रहते हैं, पार्टी के पास रहते हैं। ठीक। लेकिन क्या होता है कि जिस समय इलेक्शन का टाइम होता है ना, एक बहुत ही अचानक सा एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, और पार्टी क्या करती है, किसी और पर्सन को दे देती है टिकट। याद है आप लोग को? किसी और पर्सन को टिकट देती है, और ये पर्सन जिसको टिकट दिया जाता है, या तो इसके पास मनी खूब होता है, या फिर इसके पास मसल पावर होता है। कभी कभी दोनों भी होते हैं, मनी भी एंड मसल पावर भी। समझ में आ रही बात? पैसे भी होंगे काफी अधिक, और ताकत, मसल पावर का मतलब समझ ही रहे हो, गैर राजनीतिक ताकत जो होगा उसके पास प्रेजेंट रहेगा। ठीक। अब एक बताओ, हमारी कंट्री में एक अच्छी बात है, हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसा खर्च करता है वो इलेक्शन जीत ही जाए। बहुत सारे लोग, क्योंकि अब तो हम लोग जागरूक हो चुके हैं भाई, हम पैसा भी लेंगे लेकिन वोट भी नहीं देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये कुछ एक लोग, नहीं तो मैक्स ऑफ द लोग जो होंगे वो क्या करते हैं कि सपोर्ट में चले जाते हैं। अब एक आदमी जो कि गरीब है, ठीक ना, और एक आदमी जो अमीर है, जिसके पास खूब अधिक पैसा है, मसल पावर और मनी पावर दोनों उसके पास है। एक पर्सन जो होगा एकदम फेयर चांसेस लेकर इलेक्शन कंटेस्ट करने के जा रहा है, किसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है? बेटर अपॉर्चुनिटी की बात करें मतलब किसको अधिक बेनिफिट मिलने वाला है? फर्स्ट वाले जिसके पास पैसा अधिक है ना। हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि वो जीत जाए, क्योंकि उसके कंपटीटर में कोई ना कोई और होगा जिसके पास मसल पावर अधिक होगा। लेकिन अब क्या है कि ये जो कंपटीशन होगा, ये कंपटीशन बिटवीन द मनी एंड मसल पावर वाले के बीच में ही रह जाएंगी। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, मतलब दो आदमी अगर खड़े हुए हैं, दोनों के पास मसल पावर भी अच्छा है, मनी भी अच्छा है, तो कंपटीशन उन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। हमारे लिए तो कोई कंपटीशन बचा है नहीं, हम अगर वहां पे खड़े हुए हैं तो हम पहले ही कंटेस्ट से आउट हैं। भाई जमानत भी हम लोग का, जो सिक्योरिटी मनी है वो भी जब्त हो सकता है। समझ में आ रही बात? ये होता है। ठीक। कोई कन्फ्यूजन इसमें? पहला एक हमारे पास चैलेंजेस हो गया। फर्स्ट चैलेंज ये हो गया, मसल पावर वाले को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना। दूसरा, राजद। भाई राजद के, राजद को किसने बनाया? राजद नाम सुने हो ना? राजद पार्टी जो है, वैसे तो क्लासेस में कभी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, खासकर ऑनलाइन क्लासेस में। राजद पार्टी किसने बनाया? लालू प्रसाद यादव। राजद पार्टी के बाद जब वो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी, उसके पार्टी अध्यक्ष थे, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे सीएम कौन बना? लालू के हटने के बाद, जैसे लालू भी सीएम रहे हैं, उनके बाद सीएम कौन बना? लालू के बाद कौन सीएम बना था? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कौन थी लालू यादव की? वाइफ। ठीक है, वाइफ थी। उसके बाद अभी पार्टी में जो राजद में मोस्ट पावरफुल, आरजेडी में पावरफुल लीडर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तेजस्वी यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, गुड़। ये क्या है? ये उनके बेटे ना। यानी कि ये जो पार्टी चल रहा है, इस पार्टी में जाहिर सी बात है कि आरजेडी में बहुत ही दिग्गज नेता होंगे, बहुत ही वेल रिप्यूटेड लीडर्स होंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लीडर्स होंगे। लेकिन फिर भी जब सीएम बनने का बात आई थी, आप लोग देखे थे, तो सीएम कौन बना? उनके रिलेटिव ना। रिलेटिव सीएम बने थे, वाइस सीएम बने थे वो। ठीक ना। अभी भी पार्टी अध्यक्ष वही है, विपक्षी दल के नेता पुत्र हैं। चलो अब हम फिर पार्टी का एग्जाम्पल नहीं देंगे। आप यूपी में भी चले जाओगे, बहुत सारे ऐसे पार्टी मिलेंगी जहाँ पे क्या है कि अगर आप एक पॉपुलर लीडर बन गए हो ना, तो फिर कॉमन पीपल को टिकट मिलने वाला नहीं है।
अगर आपकी फैमिली में एक आदमी नेता बन गया तो फिर आपका पॉलिटिक्स में आना जो होगा वो आसान हो गया। आपके फैमिली से अगर एक आदमी नेता बन चुका है, लीडर बन चुका है, तो आप इजिली पॉलिटिक्स में चले आओगे। एग्री कर रहे हैं आप लोग? और अगर आपकी फैमिली में कोई लीडर नहीं है, हाँ ठीक है रजनी, सही बात कर रहे हो। बहुत सारी पार्टी एग्जाम्पल है, लेकिन एक मैंने नाम दे दिया है। अब आके आप लोग की मर्जी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यूपी में है, इंडिया में है, काफी सारे सब जगह यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही होता है। तो उनके पार्टी जो होगा अपने परिवार को और रिश्तेदार को, ऐसे लोगों को ही वो लोग टिकट देने वाले हैं। बाकी लोग के लिए कोई भी चांसेस ही नहीं बनते हैं कि वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। ठीक है, एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके अलावा तुम लोग देखते होगे ना, कभी कभी क्या होता है कि अब हमारे यहाँ जो इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं ना, ये मेनली पार्टियों के बीच में होते हैं। जैसे जब भी इलेक्शन होता है ना, तो हमारे यहाँ दो ही मेजर पार्टी हैं। बताओगे नाम क्या क्या है दो मेजर पार्टी का? दो मेजर पार्टी है हमारे पास। वैसे तो कोलिशन गवर्नमेंट हमारे पास दो है, लेकिन फिर भी दो मेजर पार्टी है हमारे पास, बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक है, इसके अलावा हाँ एनडीए एंड, अरे आरजेडी एंड जेडीयू नहीं, वो तो यहाँ पे आ गया, चलो लोकल में आ गया, बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक। अच्छा, अभी बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, बहुत सारी पार्टियां अच्छा कर भी रही हैं, मतलब कि ये एक तरह से अच्छी बात है कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी में जो होगा बेटर चीज होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब पार्टियों के बीच में राजनीति होती है, तो उस टाइम पे अगर कोई स्मॉल पार्टी का फॉर्मेशन हो, भले ही स्मॉल पार्टी का फॉर्मेशन हो, देखो मुझे नाम याद नहीं रहा, मैं बिहार का ही एग्जांपल ले सकता हूँ। एक लेडी अभी आई थी ना, एक लड़की आई थी जो अभी तुरंत इलेक्शन कंटेस्ट की थी। देखो अभी उसका नाम हम थोड़े से रिमाइंड नहीं कर पा रहे, कोई बताएगा, हेल्प करेगा मुझे? हाँ पुष्पम चौधरी, गुड। ठीक है, इसने भी एक पार्टी, पुष्पम प्रिया, सॉरी पुष्पम प्रिया, सही, अब सही आया। अनन्या, ये इसने एक पार्टी जो था, पार्टी का फॉर्मेशन किया था ना, लेकिन इसकी पार्टी क्या हुई, आंधी में उड़ गई। ठीक है, कुछ नहीं कर पाई। होता क्या है कि जब बड़ी पार्टियां सामने होती हैं तो फिर छोटी पार्टियां में भले ही कितने भी अच्छे लीडर्स को आप रख लीजिए, छोटी पार्टियां कुछ कर नहीं पाती हैं। ठीक ना? आम आदमी पार्टी एक एक्सेप्शन में केसेस में, वो भी आम आदमी पार्टी हर जगह नहीं अच्छा कर पा रहा है, अभी तक उसको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। वो दिल्ली में अच्छा काम किया है, क्योंकि वहां पे दिल्ली में कुछ रिवोल्ट वगैरह उसने किया था, तो फेमस हो गए थे वो लोग। तो हाँ एक चेंजिंग वहां पे हुई है, लेकिन अब आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, वो भी बड़ी पार्टी बन चुकी है। एक अच्छी खासी जो रीजनल पार्टी का फॉर्मेशन उसने कर लिया है। बात आ रही समझ में? ये तीन प्रॉब्लम हो गए कि अगर हमको इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा, तो हम अगर बड़ी पार्टी होगी तभी जो होगा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। समझ में? हम लोग तीन प्रॉब्लम पढ़े। पहला प्रॉब्लम ये पढ़े हैं कि टिकट उसको दिया जाता है इसके पास मनी एंड मसल पावर अधिक हो, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, यानी कि मनी एंड मसल पावर वाले को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बोल सकते हो। ठीक ना? दूसरा है हमारे पास प्रॉब्लम, दूसरा ये जो एक चलता है भाई भतीजावाद जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक ना? ये चीजें चल रहे हैं, यानी कि आप क्या करते हो, अपने रिलेटिव अपने फैमिली मेम्बर्स को जो का टिकट देते हो। तीसरा हमने प्रॉब्लम पढ़ा क्या, कि अगर दो पार्टियां खड़ी हैं, तो अगर पार्टी के बीच में कोई भी इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या स्मॉल पार्टी के बीच में, स्मॉल पार्टी कैंडिडेट को कुछ भी वोट्स वगैरह, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो जीत सके। और चौथा, आज के टाइम पे अगर तुम पार्टी के रणनीति के बारे में बात करो, देखो एजुकेटेड आदमी के बारे में हमने कहा था ना कि एजुकेटेड आदमी जल्दी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एजुकेटेड आदमी चाहते ही नहीं कि हम वोटिंग पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना कि अगली पार्टी भी जो आएगी ना वही काम करेगी, कोई नया चीज करने वाली नहीं है। इंडिया में वही चीज है कि इंडिया में जो पुअर्स होते हैं यही लोग इलेक्शन जो होता है उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो रिचर सेक्शन के लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, क्योंकि रिचर सेक्शन को पता है कि जो भी सरकार आएगी एक ही तरह काम करेगी। हमने मैनिफेस्टो में भले ही पढ़ लिया कि सब अलग अलग वादे करते हैं, लेकिन फिर मैनिफेस्टो बनता है और बनने के बाद जब इलेक्शन कंटेस्ट वगैरह हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो फिर कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है। यानी कि हमारे पास एक लैक ऑफ चॉइसेस हो गए हैं। ठीक ना? राइट टू चूज जो हमें मिलना चाहिए था, ताकि दो अलग अलग ऑप्शंस मिले भाई। अब तुमको हम दो कपड़े दिखा रहे हैं,
एक पिंक है, दूसरा भी पिंक ही है, तो फिर दिखाने का बेनिफिट क्या हुआ? ठीक ना, गर्ल्स को अच्छा लग रहा होगा पिंक कलर। तो जब हम तुमको दो सेम टाइप के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको इलेक्ट करने की जरूरत है, कोई भी है, मर्जी क्या है मेरी। नहीं, पूर्वारंजन यही होता है ना कि अपने अपने डिसीजन, देखो कहे जाते हैं क्या कि मैक्स ऑफ द केसेस में कहा ये लगता ये है कि ये पार्टी आएगी तो बदलाव करेगी, लेकिन जो पार्टी आती है ना वो वही चीज करती है जो पहले वाली पार्टी कर रही थी। जैसे तुमको एक एग्जांपल बताओ जिसमें तुमको लगता है कहीं वाइड चेंज हुआ है। मैं आप लोग को शायद आधार कार्ड का बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कांग्रेस थी, आप पार्टी इन दिल्ली, हाँ एक रिफॉर्मेशन हो सकता है बाबू, देखो आपकी आई है तो हाँ कुछ केसेस में रिफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आपने आया है तो आपके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो वहाँ पे काफी कुछ बेटर चीजें हुई हैं, वैसा होना भी चाहिए। एक अलग तरह की पार्टी आई है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको यहाँ के क्लासेस में, लेकिन हाँ उस वहाँ पे कुछ बेनिफिट हुए हैं। लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तुम कंपेयर करो ना, तो दोनों के दोनों लगभग सेम मेंटेलिटी के साथ काम कर रहे हैं। क्लास 10th में तुम लोग पढ़ोगे उन दोनों के आइडियोलॉजी के बारे में डिफरेंस दिखेगा, लेकिन काम दोनों एक जैसा ही करेंगे। ठीक है, अगर तुम बात करो तो कांग्रेस के टाइम पे भी अनएम्प्लॉयमेंट था, बीजेपी के भी टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट था। कांग्रेस के टाइम पे भी जो आपका महंगाई होता है ना, ये उतना ही बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन उतना ही अधिक था, आज के टाइम पे भी वही है। ठीक, तो ये चीजें हमारे पास होती हैं क्या? हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग चेंज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक वाइड चेंजेस हमको चाहिए होता है। लोग अपने मैनिफेस्टो में दिखाते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में भी देखना है, मैनिफेस्टो के टाइम पे भी अब वो चीजें ऑप्शन हमारे बंद होना शुरू हो गए। अगर एक कह रहा है कि हम माफ कर देंगे सारा का सारा किसानों का कर्ज, तो दूसरा भी वही कहेगा कि हम भी माफ कर देंगे, फिर किसको सेलेक्ट करोगे? ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास प्रॉब्लम है, यही चार हमारे पास चैलेंजेस हैं। वैसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप उनमें से अभी और कुछ काउंट कर सकते हो, लेकिन चार मेजर चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। क्वेश्चन आंसर आपको यहीं से करना है। ठीक है, ये चैप्टर में इतना ही था। अगर अब कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्कस कर सकते हो आप लोग। जिसे ओरली पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उस पर। ठीक है, अक्षर अपना नोट्स बनाना होगा। देखो अक्षर, तुमको नोट्स कहाँ से बनाने होंगे, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है। यहाँ नीचे आप देखिएगा बुक में, तो ये सभी पॉइंट वाइज करके दिए हुए हैं। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a bigger and unfair advantage over smaller parties and independent। यही चार पॉइंट आपको लिख लेने हैं। और एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, क्या है, हाँ ये देखो ये दिया है मसल पावर वाला, उसी को दो पार्ट में कर दिया कि इन कुछ केसेस में कुछ ऐसे भी पार्ट हुआ है कंट्री के अंदर जहाँ पे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग, ठीक ना, ये लोग मतलब यहाँ पे ऊपर मनी को अलग कर दिया है और मसल पावर को अलग कर दिया है, दोनों को। जो हमने मनी एंड मसल पावर एक साथ पढ़ा है ना, यहाँ पे मनी को फर्स्ट पॉइंट कर दिया है, दूसरे में जो होगा उसने मसल पावर कर दिया है। ठीक, क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके बाद फिर बाकी चीज वही है। तो यही चार पांच पॉइंट जो होगा आपको नोट डाउन कर लेना है। हो जाएगा अक्षर? ओके, ठीक है। बाकी कुछ जो नोट्स बचते हैं उसको हम आपको बता देंगे कैसे करना है। चलो अब बताओ, अब इसी से रिलेट करते हुए नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करते हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन शुरू किया जाए। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इसी से रिलेट करके, बैकग्राउंड यही है। हाँ, आज़ादी मिल गई हमें, कब आज़ादी मिली थी? आज़ादी कब मिली थी? अरे 1947 में, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के लागू हो गया था? नाइनटीन 1950 ना, ठीक ठीक ठीक, दोनों एक ही साथ भेज दी। चलो 1950 में, 26 जनवरी 1950, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बना। याद है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन?
कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर बना भी चुके हैं, फिर इलेक्शन भी करवा दिए। अब क्या होता है कि आपको रूल करना है कंट्री के ऊपर, रूल करना है ना। अरे छोड़ो कंट्री के ऊपर, तुम्हारे घर की बात कर रहे हैं। तुम्हारे घर में क्या क्या होता है, तो आपके घर में कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, किसको कब आना है, कहाँ खाना है, जाना है तो किसको बताकर जाना है, कि घर बिना रूल रेगुलेशन के चलता है, जिसको जो मन करे वो करे। कुलसुम के पास भी है ना रूल रेगुलेशंस, कितना देर मोबाइल चलाना है, ये भी रूल्स होंगे ना। ठीक है, रूल्स हैं और आप लोग को वो फॉलो करना होता है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसी के ऊपर कम एप्लीकेबल होगा, किसी के ऊपर अधिक एप्लीकेबल होगा, किसी को एक्स्ट्रा राइट दिया गया, किसी को कम राइट दिया गया, ये तो है, लेकिन रूल्स है ना, लिखित नहीं है बस यही, लेकिन ओरल रूल्स हैं। ठीक, अच्छा, नियम बन गया। अब क्या होता है कि आप कुछ गलती करोगे तो मम्मी मम्मी की डांट पड़ती होगी, मतलब वो लोग पहले मना करते होंगे, डांट नहीं पड़ती, पहले मना करते होंगे तुमको ये काम करना है, बताया जाता है, बताया जाता है ना कि ये काम करना है, छोटा सा इंस्टीट्यूशन लिया गया है वो। और इन केस अगर आपने गलती कर दी तो फिर आपको पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, फांसी की सजा मिलती है। हाँ, तो पनिशमेंट मिलता है। तो ये घर के अंदर सब कुछ हो रहा है, तीनों चीज हो रहा है ना, आप अपना रूल्स बना रहे हो खुद, फैमिली मेंबर्स बना रहे हैं, एक आदमी उसको फॉलो भी करवा रहा है, और अगर आपने उस रूल को ब्रेक किया है तो बदले में आपको पनिशमेंट भी मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना। चलो अब इससे आते हैं, अलग आते हैं, स्कूल में आइए। क्या स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए कुछ रूल्स हैं? बार बार जो नोटिस निकलता है, सुनते हो तुम लोग? स्कूल में नोटिस निकल गया, भाई वो तो रिटर्न हो गया अब यहाँ से कि ये काम करना है, नोटिस निकला, उसके बाद फिर तुम्हारे टीचर्स या जो भी हैं गार्ड वगैरह सब के सब, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं किया जाता है, होता है ना, ये नहीं कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, उसके बाद भी अगर तुमने कुछ कर दिया तो फिर चलो प्रिंसिपल के पास या टीचर के पास। ठीक, पहुंच गए, ठीक ना। नियम बना, नियम को फॉलो करवाया गया, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर चलो जजमेंट किया जाए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, अब ऊपर आते हैं स्टेट के अंदर। स्टेट में, स्टेट में अगर आप आए हैं तो स्टेट में कैसे आपको रहना है, क्या इसके लिए रूल रेगुलेशंस हैं? स्टेट में देखो, स्टेट में तो अब आओगे तो अब सब रिटर्न ही मिलेगा, क्योंकि जितना तुम बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाओगे सब कुछ रिटर्न होते चला जाएगा। अभी तक सबके सब ओरली भी हो सकते थे, लेकिन अब सब रिटर्न होगा। उसके बाद स्टेट में कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि यही रूल तुमको फॉलो करना है, वो मैसेज तुमको पहुंचाएंगे, और इन केस अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो फिर पकड़ कर ले जाएंगे न्यायालय में, अदालत में, कोर्ट में, और फिर कोर्ट में होगी आपकी सुनवाई। ठीक ना। अच्छा, आपने अगर कोई काम किया है और आपको लगता है कि नियम गलत बनाया है, तो क्या आप उसके लिए आवाज उठा सकते हो? आपने अगर कोई वर्क किया है और आपने को लग रहा है कि नहीं गलत नियम बना था इसलिए हमको कैद में किया है, तो उसके लिए आप क्या क्वेश्चनिंग कर सकते हो ना। क्वेश्चनिंग कहाँ करोगे? आप लोग कहाँ क्वेश्चनिंग करोगे? गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि ये चीजें गलत हुई हैं, कहाँ करेंगे? कोर्ट में, वेरी गुड। ठीक है, तुमको सब कुछ पता है। हाँ, प्रोटेस्ट या कोर्ट में जाएंगे, यही चीज होता है, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, सही है। तो यही तो तीन चीज होते हैं ना किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। एक नियम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, जो रूल्स बनाते हैं। दूसरा होता है जो कि रूल्स को फॉलो कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, यही ना। और तीसरे जो होते हैं जो कि अगर इन केस आपने रूल फॉलो नहीं किया है तो उसको वो चेक करेंगे कि आपने रूल क्यों नहीं फॉलो किया है, क्या उसमें गलती आपकी थी या नहीं थी। दैट वन इज जुडिशियरी। ठीक ना, पढ़ा हुआ चीज है ना, 8th में पढ़े हो सब बार बार, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पढ़े आप लोग, नाम भी सुने होंगे। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, इनमें से ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तीनों की तीनों बराबर है। ठीक है, तो यही क्या करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। चलो इसी को देखते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। एक स्टोरी में ये तीनों चीज आ जाएंगे। एक स्टोरी जो ली गई है कि डेमोक्रेसी जो होगा, डेमोक्रेसी में हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है,
गवर्नमेंट ऑर्डर आता है 13 अगस्त 1990 को, और इसमें गवर्नमेंट के ऑफिस से एक मेमोरेंडम साइन होकर बाहर निकलता है 13 अगस्त 1990 को। ठीक है, ऑफिस का मेमोरेंडम नंबर दिया हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन डेट याद रखिएगा 13 अगस्त 1990 को ये मेमोरेंडम निकला था। और ये मेमोरेंडम उसके बाद भेज दिया गया जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके पास लेटर भेज दिया जाता है, और उसमें उसको कहा जाता है कि आप इसको साइन कर दीजिए, ठीक ना। इस ऑर्डर में क्या क्या गया था कि इस ऑर्डर में सीधे एक रूल बनाया गया था कि SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक ना। ये SEBC, उस समय हम लोग OBC नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, SEBC, ठीक ना। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, 27%। किस चीज में, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक। लॉ निकल गया, लेजिस्लेचर काम करा दिया, ठीक ना। ठीक, अब ये लॉ जो होंगे हर जगह फॉलो होंगे, हर जगह फॉलो होंगे, क्योंकि ये लॉ तो निकल चुका है, अब इसको हर जगह फॉलो किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि, हाँ मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम चलो ठीक है, मेमोरेंडम क्या होता है, जैसे ना कभी कभी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जैसे रूलिंग पार्टी के लोग जो होते हैं, ये लोग कोई लॉ जो होगा बनाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है, ठीक ना। उस लॉ को वो सीधे जो होगा लागू करा देंगे, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम। समझ में आई बात। यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेमोरेंडम पास हुआ था। मेमोरेंडम सीधे एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके ऊपर किसी भी मिनिस्ट्री का साइन हो सकता है, और वो मिनिस्ट्री जो होगा कोई खास ऑर्डर जो होगा वो दे सकता है, ठीक है। तो ये एक मेमोरेंडम पास हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि SEBC जो होंगे इनको हम क्या करेंगे, 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उस समय जो हम लोग पढ़ते थे कि एक था आपका जनरल कैटेगरी, और एक होते थे आपके वही नीचे वाले SC ST एक साथ रखते थे, ठीक ना। तो SC ST के अलावा अब एक और कैटेगरी जो होगा जुड़ गई थी, SEBC उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। SEBC का फुल फॉर्म याद रहेगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली, नॉट इकोनॉमिकली, मैंने शायद इसके पहले इकोनॉमिकली बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC, ठीक, क्लियर हुई बात। अब ये चीजें बनी कैसे थी, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत समझते हैं, क्या क्या बना हुआ था, कौन कौन इसको बनाने में हेल्प करता है। तो एक प्रेसिडेंट का नाम तुम सुने हो ना, प्रेसिडेंट कौन होते हैं भाई साहब, प्रेसिडेंट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट। नाम नहीं पूछ रहे हैं कि भाई अभी कौन है, रामनाथ कोविंद मत लिखिए भेजना सब, हेड ऑफ स्टेट है, सब कुछ इन्हीं के पास होते हैं, हाँ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी कहे जाते हैं, ठीक। इसके बाद इस मेमोरेंडम पे एक्चुअली में देखो, सारे के सारे पावर तो एक्चुअल में होते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन उन सारे पावर को एक्चुअल में एक्सरसाइज कौन करता है, यूज कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का पावर यूज करेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक, समझ में आई बात। तो PM जो होगा वो एक्चुअल में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और सारे के सारे गवर्नमेंटल पावर्स उसी के पास होता है, और वही डिसीजन लेता है। कैबिनेट मीटिंग को भी वही प्रिसाइड करता है, कैबिनेट मीटिंग में आकर देखेंगे हम लोग कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। इसके बाद तीसरा एक और होता है जहाँ पे सब काम किया जाता है, वो होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो सदन, कौन कौन से, दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, कौन कौन, लोकसभा राज्यसभा, यही ना, ठीक है। दो होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये सब के सब क्या होते हैं, यही डिसीजन मेकर्स होते हैं, यही होता है ना। पार्लियामेंट में कैबिनेट में मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग में कहा जाएगा क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए बिल लेकर आइए। बिल लाकर डिस्कस कहाँ किया जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। बिल जब डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद उसको जब अगर पास हो जाएगा दोनों लोकसभा राज्यसभा से, यानी कि पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, तब भेज देगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर लेगा। यानी कि लॉ बनाने में यही तीन लोग काम में है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, यही तीन ना, ठीक। हाँ, अब देखो ये चीजें होती कैसे हैं, जैसे कोई भी लॉ बनाना है तो लॉ बनाने के पहले आपको सर्वे तो करना पड़ेगा ना, क्या इस लॉ की नीड है कि नहीं है, नेसेसिटी है कि नहीं, ऐसे लॉ नहीं बनता है। हमारे ऐसा नहीं है कि हाँ आज सुबह में उठे हैं, हमको सपना है, हमको ये नियम बनाना है तो चले जाए, ऐसा कर भी नहीं सकते हो। तुम लोग सोचते हो कि कल सुबह से उठेंगे तो ये रूल लगा देंगे,
ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद जो होगा लॉ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो होगा 1979 में एक इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसका हेड बनाया था बीपी मंडल। ठीक ना, विदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम था। 1979 में बीपी मंडल कमीशन बना, जिसको मंडल कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं, पॉपुलरली यही नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस कमीशन को कहा गया था कि आप पता कीजिए कि किस कौन कौन से क्लास जो होंगे अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, कौन कौन से क्लास है कंट्री के अंदर जो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए, और उनके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा। तो बीपी मंडल कमीशन जो होगा वो अपना रिपोर्ट जो होगा वो 1980 में देता है और बहुत सारे रिकमेंडेशन करता है कि ये चीजें करनी चाहिए इनको डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे में वो कहता है कि 27% रिजर्वेशन आप प्रोवाइड कर दीजिए एसीबीसी को। तो बीपी मंडल के, बस इतना ही ध्यान देना है कि बीपी मंडल के अलॉट मच रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन था कि 27% जो होगा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए एसीबीसी को। समझ में आ रही बात? ठीक है, कमीशन का नाम क्या था? अब देखो हमारे यहाँ नियम कैसे बनता है। भाई देखो रिपोर्ट कब बना है? 1979 में। ये इंडिया की डेमोक्रेसी है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं सभी डेमोक्रेसी में का यही हाल है, डेमोक्रेसी अगर होता है तो। 1979 में कमीशन बना, 1980 में उसका रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इस रिपोर्ट के मैनिफेस्टो जब बनता है तो मैनिफेस्टो में यही सारे पार्टी कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम इस चीज को लगा देंगे, 27% रिजर्वेशन जो होगा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, और तब से बहुत सारी पार्टी जो थी वो डिमांड करना शुरू करती हैं। और फिर आता है देखो 9 ईयर्स के बाद लोकसभा का इलेक्शन आता है, उसमें जनता दल, जनता दल उसमें एक पार्टी थी। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं कर रहे हैं हम, ना बीजेपी की बात कर रहे हैं। जनता दल उसमें एक पार्टी थी, उसने कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर इस बार हम पावर में आएंगे तो हम ये 27% जो होगा वो लगा देंगे रिजर्वेशन। ठीक है, तो 1980 का आया हुआ रिपोर्ट लग रहा है 1989 में 9 साल के बाद डिसीजन हो रहा है कि हाँ हम अब की बार लगाने वाले हैं। ये भी इसलिए क्योंकि हर एक मैनिफेस्टो में कहा गया लेकिन इस बार लग गया, इसलिए 1989 की बात की जा रही है। ठीक, अब इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो जीतने वाले जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है वीपी सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे। वो वीपी सिंह क्या करते हैं, कुछ कुछ डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब देखो अब इसमें काफी कुछ कर दिया, हम थोड़ा समझाते हैं। देखो इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है ना कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर एक मीटिंग की जाती है। जब इलेक्शन जीतकर कैंडिडेट आएंगे तो कैंडिडेट जब आते हैं तो उनकी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग होता है वो देता है कौन, बता सकते हो कौन देता है? फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग जो होगा वो देता है ज्वाइंट मीटिंग का प्रेसिडेंट। ठीक ना, प्रेसिडेंट जो होगा ना उस समय जो लेक्चर देते हैं उस लेक्चर को हम लोग अभिभाषण बोलते हैं। ठीक ना, जो एड्रेसिंग वो करते हैं वो अभिभाषण कहलाता है। अभिभाषण का मतलब क्या होगा, आप अपने मन से कुछ बोलोगे ना वो भाषण होगा, लेकिन आप वही बोलोगे जो दूसरा कोई आपसे बुलवाएगा ना वो अभिभाषण होगा। ठीक ना, एड्रेसिंग कही जाती है सिंपल सी बात में। तो प्रेसिडेंट जो होंगे उस टाइम पे अपने एड्रेस में ये कहते हैं कि पार्लियामेंट अपना इंटेंशन एकदम क्लियर करके रखे, क्योंकि इस बार की जो सरकार है वो 27% रिजर्वेशन लगाने वाली है 1989 में। ठीक, 6 अगस्त 1990 को, उसके बाद भी देखो 6 अगस्त 1990 को यूनाइटेड कैबिनेट जो होगा उसने एक फॉर्मल डिसीजन ले लिया कि हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद हाँ रिजर्वेशन क्यों होता है, अब इस पे रिजर्वेशन क्यों होता है, अभी क्या डिस्कशन करना है, रिजर्वेशन क्यों होता है आर्यन राज? ठीक है, अच्छा ठीक है फिर भी देख लेते हैं, सबको यही चीज चाहिए होगा तो डिस्कस करेंगे इस पे, नहीं तो सबको पता है ना रिजर्वेशन क्यों चाहिए होता है। ठीक, अगले ही दिन जो होगा प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को कि हम लोग ये जो होगा डिसीजन लेने वाले हैं और हम लोग ले लेंगे। और इसके बाद जो डिसीजन पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, इस डिसीजन को सीधे जो होगा कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम साइन किया, और मेमोरेंडम साइन करने के बाद अगले जो नेक्स्ट ऑफिस होते हैं जो कि सेक्रेटरीट के अंदर ऑफिस कहलाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके ऑफिसर को भेज दिया गया और कहा गया कि आप इससे लागू कर दीजिए। ठीक ना, कहानी सीधे समझ में आ गई कि 1980 का डिसीजन 1990 में लागू हो गया। ठीक, 13 अगस्त 1990 को ये लेटर आया था जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे। हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
वीपी सिंह किस पार्टी के लीडर मिले हैं हमें? वीपी सिंह किस पार्टी के लीडर थे? डू इट फास्ट, जल्दी बताओ। जनता दल, ठीक है, जनता दल। हाँ, ये पार्लियामेंट में नहीं गया, ये पार्लियामेंट में नहीं जाता है। कुछ डिसीजन जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स ले सकते हैं अपने अंडर, और जब तक लेकिन यही है कि जब तक पार्लियामेंट से सैंक्शन ना हो ना, तब तक उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। पार्लियामेंट को बस उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें डिसीजन ले चुके हैं मेजोरिटी ऑफ द पार्टी, ठीक है। पार्लियामेंट में काफी अधिक डिस्कस था ये मैटर कि हाँ लागू करना चाहिए, लागू करना चाहिए। 1980 का ये डिसीजन लिया गया है 1919 में 13 अगस्त को, ठीक। लेकिन ये जैसे ही लागू हुआ ना, ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। रिजर्वेशन देना जाहिर सी बात है कि बहुत सारे केसेस में अच्छी बात हो सकती है, बहुत सारे केसेस में बुरी बात हो सकती है। रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है बाबू? रिजर्वेशन दिया इसलिए जाता है कि अगर मान के चलो हम अगर 5 आदमी को इलेक्ट करने के लिए आए हैं, 5 आदमी को हमें इलेक्ट करना है, 4 आदमी से पढ़े लिखे हैं, 5वां जो होगा वो बिल्कुल अनपढ़ है। अनपढ़ इसलिए क्योंकि उसकी ख्वाहिश नहीं है, हमने उसे पढ़ने ही नहीं दिया, ठीक। याद होगा तुम लोग इंडिया के बारे में पढ़े हो तो इंडिया में मालूम होगा ना कि हम लोग अछूत बोलते थे किसी को। तो अछूत अगर वो थे, अनटचेबल अगर वो थे, तो फिर हम एक कंपटीशन रख रहे हैं जिसमें सभी पढ़ाई लिखाई वाले जो हैं उनको आना है, तो वो अनटचेबल तो हमेशा फेल होने वाले हैं ना, उनका क्या कभी प्रोग्रेस हो पाएगा? हम अगर एग्जामिनेशन डाल दिए तब तो वहां पे वो कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो ऐसे किसी में क्या होगा ना कि हम उनको कहते हैं कि ठीक है, सब कोई जो होगा तुम्हारे लिए, सब कोई तुम्हारे घर में बोलता है ना कि सब कोई अगर छोटे अगर एक तरह काम कर रहे हैं तो छोटे के बॉडी के हिसाब से देख करके भाई तुमको इतना ही चीज करना है, ठीक है, बड़े आदमी को ज्यादा काम करना है। ऐसा कुछ होता है, ये काम ये छोटा नहीं करेगा। तो इसीलिए रिजर्वेशन किया जाता है ताकि सबको एक पोजीशन पे आ गया। अब भले ही ये राजनीतिक मैटर बन चुका है, रिजर्वेशन अब हटाना चाहिए, ठीक है यार, रिजर्वेशन में कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए, लेकिन फिर भी है, पॉलिटिकल मैटर है और इस चीज को अभी तक लोग लगा के रखे हैं, ठीक। रिजर्वेशन आने से काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, जनरल कैटेगरी में काफी सारे लोग जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और वहीं पे रिजर्वेशन में काफी ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो कि कई बार रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं, फिर भी उन्हें बेनिफिट मिलते जाता है, ठीक। तो अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं, दोनों चीजें। अभी के आज के टाइम पे रिजर्वेशन जो होगा बुरी बातें हो गई हैं, क्योंकि अभी भी जो दलित लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, एक्चुअल में जो दलित कहलाएंगे, हो गया। तो देखो जरा उसके बाद क्या होता है कि फिर बहुत सारे ओपिनियन इश्यूज आना शुरू होते हैं, उस चीज पर बवाल बढ़ जाता है, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं, प्रोटेस्ट का काउंटर प्रोटेस्ट होने लगता है, मतलब कि हम प्रोटेस्ट का रिजर्वेशन हटाइए, दूसरा का रिजर्वेशन लाइए। तो प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट जो होंगे सुनो हो गया, शुरू हो गया। और लोगों के मन में ये भावना आने लगी कि अगर रिजर्वेशन लग जाता है तो फिर क्या होगा, कंट्री के अंदर इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, पीपल जो होंगे एक दूसरे को एक बराबर समझेंगे नहीं, किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसी को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक ना। ये सभी सिचुएशन क्रिएट हो गए कंट्री के अंदर। और अब कंट्री के अंदर ये सभी इतना अधिक क्रिएट हो गया कि सब लोगों ने केस करना शुरू कर दिया, मतलब कोर्ट में जाना शुरू हो गया, कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो अलग अलग केसेस हर जगह लागू हो रहे थे ना, उन सभी केसेस को एक जगह बंच आउट कर लिया। और बंच आउट करने के बाद उसने उसमें बुला लिया अपने पास कि सुप्रीम कोर्ट में लाई, उसमें डिसीजन होगा। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्ट में कोई भी डिसीजन नहीं होगा, चलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर डिस्कस करेगा, और उस केस को नाम दिया गया इंदिरा सहाय वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो कहीं नाम दिया होगा बुक में, इंदिरा सहाय वर्सेस, हाँ यहाँ पे इंडिया, इंदिरा सहाय एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक ना, ये केस नाम दिया गया। और इसमें 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो 1992 में इसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट का डिसीजन जो होगा वो सही है, ये 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा वो चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप रिजर्वेशन उनको दोगे जो कि एक्चुअली में बैकवर्ड है, उन्हें आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, जो कि इकोनॉमिकली बेटर हो चुके हैं या फिर वो वैसे कंडीशन में नहीं है, यानी कि सभी सिर्फ कास्ट वाइज आप उनको नहीं दोगे, तो फिर कास्ट में भी कैटेगरी डिवाइड कर दिए गए। और उन्होंने कहा कि हाँ जो थोड़े बहुत डेवलप कर चुके हैं उन्हें आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, जो अभी भी अनडेवलप्ड आदमी है उन्हीं को रिजर्वेशन देंगे। 1992 में डिसीजन हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि फिर वही मेमोरेंडम जो होगा उसमें एडिट किया जाता है। अब तो भाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, और वही है बाबू, ठीक ना। और 8 सितंबर 1993 को 8 सितंबर 1993 को
ये रिजर्वेशन लागू, हम समझे नहीं पूर्व, सारे कास्ट को इक्वल रिजर्वेशन मिलता है? नहीं, सारे कास्ट को नहीं मिलता है, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग है। सब में अलग अलग है। जैसे कि अगर अभी बात करोगे ना तो एससी का शायद 7.5% है, एसटी का 15% जो होगा वो एससी का है, और उसके बाद फिर अलग 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 रिजर्वेशन डिवाइड करके 27% में ओबीसी में कई सारे कैटेगरी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके रिजर्वेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर बिहार गवर्नमेंट में आओगे तो फिर अलग ही रिजर्वेशन है। बिहार गवर्नमेंट में तो तुम लोग के लिए बहुत बेनिफिट है भाई, फीमेल्स को खूब ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है बिहार गवर्नमेंट में। पढ़ाई लिखाई कर लो, बिहार गवर्नमेंट में पक्का जॉब मिलेगा, और अच्छा खासा रिप्यूटेड जॉब मिलेगा, गैजेट जॉब। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फिर 5 ईयर जो होंगे कंप्लीट नहीं किए थे बीपीएससी में। हो गया, कहानी समझ में आई? अब देखो इस कहानी का नाम क्यों दिया, क्योंकि इस कहानी में सब कुछ हो गया, रूल बना, पार्लियामेंट वगैरह सब आ गए, पार्लियामेंट को डिसाइड भी करने के बताया गया था ना, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म भी किया गया था, पार्लियामेंट में 10 साल तक डिस्कशन भी हुआ था, लेजिस्लेचर हो गया, लागू करने के लिए पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आ गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और जो बवाल मचा उसको सुनने के लिए कोर्ट भी आ गया, जजमेंट हो गया। यही 3 हमारे मेन ऑर्गन्स है। ठीक है, इसमें से ज्यादा तुम लोग कुछ याद नहीं करना है, कुछ एक पॉइंट याद करना है कि कमीशन का नाम क्या था, याद रहेगा? अगर नहीं है तो पॉइंट जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। कमीशन का नाम क्या था, किस कमीशन ने रिपोर्ट किया था, उस कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, उस कमीशन के हेड कौन थे। 3 पॉइंट। कमीशन का नाम मंडल कमीशन, हेड बीपी मंडल, बना था 1979 में, रिपोर्ट दिया उसने 1980 में। ठीक है, सरकार ने मैनिफेस्टो में उसे लागू करने को कहा 1989 में, लागू हुआ 1990 में। हेड ऑफ द गवर्नमेंट उस समय कौन थे? वीपी सिंह। प्रेसिडेंट का भी नाम तुमको याद नहीं रखना है। ठीक, हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर एक केस होता है, केस इंदिरा सहाय वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा सहाय एंड अदर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट, वो किया गया, और फिर डिसीजन लिया जाता है 1992 में, 1993 में लागू हो गया। हो गया, समझ में आ गई बात? इससे ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछा था एग्जामिनेशन में, बस एक तरह का एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोगों से मुझे डिस्कशन करना है, थोड़ी सी बातें की जाए। यहाँ पे एक पार्ट है, चलो अक्षर रत्ना का इनाम सबसे पहला है मुझे। अक्षर अनम्यूट कीजिए। यस सर। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है तो बंद कर लो, कोई दिक्कत। चलिए अनन्या, खाली है? यस सर। हाँ अनन्या, चलिए कुछ चीजें बताइए मुझे। इस कंट्री को अगर रूल कराना होगा तो क्या आप रूल करा सकती हैं? नो सर, आई एम नॉट एलिजिबल। हमको मतलब एज मैं लिमिट आपको तो होना एलिजिबिलिटी चाहिए। प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप 25 प्लस हो, चलो 35 प्लस हो, प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। एलिजिबिलिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 35 प्लस हो, गवर्नमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक ना? यस सर। हाँ, और आप जो हैं अभी प्रेसिडेंट हैं, आपको यस सर। कंट्री को गवर्न करना है, आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट्स की, गवर्नमेंट और लोकसभा और राज्यसभा के अग्रीमेंट की, अगर कोई बिल पास मैं कराना आपसे हो पूछ रहा तो। हूँ कि आपको कंट्री जो है गवर्न करना है, आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या बेनिफिट चाहिए होंगे? कंट्री गवर्न आप कैसे करोगे? तो कंट्री गवर्न करने के लिए तो प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ स्टेट होता है, तो बेसिकली हम मिलिट्री का देख पाएंगे। रियल पावर पीएम के पास होगा। तुम ना अभी अब आप बुक जो पढ़ रहे हो ना, उस बुक्स को तुम छोड़ दो। हमें मतलब नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा, आपको कंट्री को रूल करना है। चलो कंट्री हो गया, तुमको एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, तुम्हें एक अपना बिजनेस खोलना यस। है। ठीक ना, बिजनेस सेटअप करना है। तो बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस को चलाना होगा, तुम्हें क्या क्या चाहिए होंगे? रिसोर्सेज, चाहिए होंगे, मेंबर्स, मेंबर्स चाहिए होंगे। सपोर्टर्स, ठीक है, votes ठीक। and money power. हाँ काफी कुछ हो गया, मनी पावर वगैरह सब मिल गए। ये सब मिलेंगे तो क्या आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए आप अकेले सब कुछ काम कर पाइएगा?
नो जैसे सर, आपने सपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब आपके सारे के सारे मेंबर्स, मतलब कि आपका जो बिजनेस बना हुआ है उस बिजनेस में आप भी हो, आपके पैनलिस्ट भी हैं, आपके वर्कर्स भी हैं, तो क्या डिसीजन लेने के लिए आप हर एक आदमी के पास जाएंगे क्या ये डिसाइड करें या ना करें? नो सर, बेसिकली जो मेन लोग होंगे उन्हीं से डिसाइड होगा। ठीक है, मतलब कि आप कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कि डिसाइड करें। यस सर। ऐसा क्यों? आप सभी से क्यों नहीं पूछेंगी? सर क्योंकि एक अकेले मतलब हमको मतलब अगर एक बिजनेस है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से कोई हमको रिप्रेजेंट करने वाला जाए जो उस कम्युनिटी के बारे में अच्छी तरीके से जानता हो, तो तभी हम मैं यही कह रहा हूँ कोई ना कि आप एक कम्युनिटी से क्यों पूछ रहे हो, आप सभी पर्सन से पर्सनली क्यों नहीं पूछ ले रहे हो? इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? सर तो वो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, चलो हो गया, आंसर लगभग आ चुका है आपका। ठीक ना, टाइम टेकिंग उसमें लगेगा। ठीक, और ये भी यस चीज़ हो सकते हैं कि जिससे आप पूछने जा रही हैं वो आदमी डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा बेटर ना हो। ठीक ना, यस। हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब क्या हुआ कि आपने रूल बनाने के लिए कुछ इलेक्टेड मेंबर ले लिया ना। हमारे कंट्री में भी यही चीज़ चलता है ना। अगर कोई भी नियम कानून बनाना होगा तो हम सभी से पूछा जाए, रूल रेगुलेशंस पूछे जाएं कि क्या रूल्स बनने चाहिए, क्या नहीं बनने चाहिए, तो फिर एक लंबा मेथड बन जाएगा, बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा। डिस्कस करते रहिए भाई, नियम कानून कुछ बनने वाले हैं नहीं। भाई देख रहे हो कि हमारे पास 552 मेंबर्स जो हैं वो डिस्कशन करने के लिए 10-10 साल का लगाते रहे, तो पूरे कंट्री में पूछोगे तो फिर एक लंबा टाइम इंटरवल लगेगा। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर मुझे इंस्टीट्यूशन को चलाना होगा, इंस्टीट्यूशन को वर्क कराना होगा, तो सबसे पहले हमें एक ऐसा पर्सन तो चाहिए होगा जो कि रूल्स को फॉर्मुलेट करे। ठीक है, अब जब रूल्स फॉर्मुलेट करेगा तो वही आदमी लगाता नहीं है। लगा भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी कि नहीं लगाएगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जब तक पार्लियामेंट के अंदर होते हैं उनका काम है नियम बनाना, बस एक सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर हो गया, वो सभी को ऑर्डर देंगे ना कि हाँ ये रूल फॉलो कराइए, आपका काम है ये काम करना। ठीक ना, तुम बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि सारा काम अगर एक आदमी करेगा तो फिर सब कुछ सही से होने वाला है नहीं। ठीक है, तो वो लोग जो होंगे वो उस रूल को फॉलो कराएंगे। ठीक, और अगर कोई आदमी उस रूल को फॉलो नहीं करता है या किसी आदमी को उस रूल से प्रॉब्लम है, तो फिर उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन शुरू होता है। पहले चीज जो होते हैं प्रोटेस्ट होते हैं, और फिर प्रोटेस्ट के बाद जो होता है जनरली कोर्ट जो होगा इंटरफेयर करता है। अगर उस प्रोटेस्ट के ऊपर कोई भी एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती है तो कोर्ट इंटरफेयर करके एक्चुअल में डिसाइड करता है कि क्या ये प्रोटेस्ट करना सही है या गलत है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कंट्री होता है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है वो सही तरीके से चल पाता है। एग्री करते हो इसी चीज से? ठीक है, तो तीन हमें हमारे पास चाहिए होंगे ना, तीन ऑर्गन्स हमारे पास पक्का चाहिए होंगे जो कि हमारे कंट्री को रूल करा सके। वेट, चलिए स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रहे हैं सामने? ये चीजें तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को याद रहेंगी। डिसीजन मेकर्स कौन कौन है, ठीक ना। चलिए यहाँ से आप नोट डाउन करना शुरू करो। सबसे पहले द डिसीजन मेकर्स, यहाँ से डालिएगा हेडिंग द डिसीजन मेकर्स। ये भी छोड़ देते हैं, ये भी तुम लोग को, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शुरू कीजिए यहाँ से। चलिए हेड डालिएगा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक, क्या मुझे बोलना पड़ेगा कि आप लोग सीधे नोट डाउन कर लोगे?
नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना मनीष, वैसे भी इसकी नीड पड़ेगा नहीं, मैं इसे अपलोड तो कर ही दूंगा, लेकिन तुम लोग क्लास के टाइम पे लिख लोगे। हम लोग मीटिंग में इस चीज पे डिस्कस किए थे ना कि जो नोट्स होंगे उसको क्लास के टाइम पे लिखा करो, जो भी नोट्स हैं उसको क्लास के टाइम पे आप लिखा कीजिए। ओके, जब मुझे कुछ ज्यादा करना होगा तो मैं खुद आपको बोलूंगा कि हाँ अभी नोट्स ना कीजिए। 5 मिनट्स बचे हुए हैं, आगे हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं है अब। आज का ये लास्ट टॉपिक था, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक बाकी लोग नोट्स कर रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। कुलसुम इंदिरा साहनी नाम है, इंदिरा साहनी, ठीक ना। एक तरह से वो लीड कर रही थी इस प्रोटेस्ट को, इसीलिए इंदिरा साहनी, मीनिंग कुछ नहीं है उसका। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास जो होगा उसका आपका लोग का टाइमिंग हो चुका है, मैं अभी तुरंत आप लोग को रिलीज कर रहा हूँ। ठीक, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि क्लास के टाइम पे ही नोट करना है, डिस्कशन होने के टाइम पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। वॉइस नहीं आ रही मेरी तनिषा? क्लास ओवर कर रहे हैं, ओके, बाय बाय।